प्यारे दोस्तों, डीएम साहिबा साधारण कपड़े पहनकर अपने बच्चों को स्कूटी से स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी। लेकिन तभी रास्ते में एक दरोगा उन्हें मिल जाता है और दरोगा उन्हें साधारण कपड़ों में बिल्कुल नहीं पहचानता है और उनके साथ जो करता है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब ही हमें आगे बढ़ाता है। सुबह की हल्की ठंडक अब भी हवा में बिखरी थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे शहर की गलियों में उतर रही थीं और सड़कों पर हल्की फुल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। शालिनी, जो शहर की कलेक्टर थी, आज अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। उन्होंने अपनी आधिकारिक वर्दी को अलमारी में छोड़ दिया था और साधारण सलवार कमीज पहन रखी थी। उनके बाल खुले थे, चेहरे पर हल्का मेकअप और आंखों में चश्मा। वह अपनी स्कूटी पर थी, जिसे वह अक्सर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए इस्तेमाल करती थी। उनके पीछे बैठे थे उनके दो बच्चे, 8 साल का आरव और 6 साल की निशा। दोनों अपने स्कूल बैग लिए मस्ती में बातें कर रहे थे। मम्मी, आज स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट दिखाना है। मेरा मॉडल सबसे अच्छा है, आरव ने उत्साह से कहा। हाँ, लेकिन मेरी ड्राइंग भी बहुत सुंदर है। टीचर ने कहा था कि वो उसे बोर्ड पर लगाएंगी। निशा ने अपनी छोटी सी आवाज में जवाब दिया। शालिनी मुस्कुराई। बच्चों की बातें सुनकर उनका मन हल्का हो जाता था। वह एक ऐसी अफसर थी जिनका दिन दफ्तर में फाइलों, मीटिंग्स और तनाव से भरा होता था, लेकिन बच्चों के साथ यह छोटे छोटे पल उनके लिए अनमोल थे। स्कूटी धीरे धीरे शहर की सड़कों पर बढ़ रही थी। सुबह का ट्रैफिक अभी ज्यादा नहीं था और शालिनी ने सोचा कि वह समय से स्कूल पहुंच जाएंगी। लेकिन जैसे ही वह एक व्यस्त चौराहे के पास पहुंची, एक पुलिस जीप अचानक सड़क के किनारे खड़ी दिखी। 2 पुलिस वाले, एक हवलदार और एक कांस्टेबल, वहां खड़े थे। हवलदार के हाथ में एक नोटपैड था और वह आने जाने वालों को देख रहा था। शालिनी ने स्कूटी धीमी की और चौराहे को पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी हवलदार ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। मैडम, हवलदार की आवाज में एक अजीब सा रौब था। शालिनी ने स्कूटी रोकी और अपने बच्चों की तरफ देखा। शांत रहो, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने धीरे से कहा। फिर वह हवलदार की तरफ मुड़ी। जी, क्या बात है, लाइसेंस दिखाइए, हवलदार ने बिना किसी औपचारिकता के कहा। उसका लहजा ऐसा था जैसे वह किसी छोटे मोटे अपराधी से बात कर रहा हो। शालिनी ने अपनी स्कूटी का हैंडल पकड़े हुए हल्का सा सिर झुकाया। लाइसेंस मेरे पर्स में थे, अभी निकालती हूं। उन्होंने स्कूटी के डैशबोर्ड में रखा। छोटा सा पर्स निकाला और उसमें से लाइसेंस ढूंढने लगी। लेकिन तभी हवलदार ने अपनी आवाज और सख्त की। जल्दी करो मैडम, हमें यहां टाइम पास करने का टाइम नहीं है। उसने अपने साथ खड़े कांस्टेबल की तरफ देखा और मुस्कुराया, जैसे वह कोई मजाक कर रहा हो। शालिनी को उसका लहजा अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह शांत रही। उन्होंने लाइसेंस निकाला और हवलदार की तरफ बढ़ाया। यह रहा। हवलदार ने लाइसेंस लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। हम शालिनी शर्मा, स्कूटी का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पेपर कहाँ है? शालिनी ने एक गहरी सांस ली। वो घर पर है। मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूं। रोज का रास्ता है, इसीलिए पेपर साथ नहीं रख। रोज का रास्ता, हवलदार ने तंज कसते हुए कहा। तो मैडम, आप रोज नियम तोड़ती हैं। बिना पेपर के गाड़ी चलाना गैर कानूनी है, ये तो आपको पता होगा। शालिनी ने देखा कि हवलदार का लहजा अब और आक्रामक हो रहा था। उनके बच्चे स्कूटी पर चुपचाप बैठे थे, लेकिन मिशा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। शालिनी ने अपनी आवाज को और शांत रखने की कोशिश की। देखिए, मैं जल्दी में हूं, बच्चों को स्कूल पहुंचाना है। अगर कोई फाइन है तो बता दीजिए, मैं बाद में पेपर दिखा दूंगी फाइन। हवलदार हंसा। मैडम, बात फाइन की नहीं है। आप जैसे लोग नियम तोड़ते हैं और फिर रब दिखाते हैं। उसने अपने कांस्टेबल की तरफ देखा और कहा, इनको स्कूटी पर बच्चों को बिठाकर घूम रही हैं। और ऊपर से तेवर शालिनी का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वह एक कलेक्टर थी, लेकिन उस पल में वह सिर्फ एक मां थी जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आप अपनी हद में रहें। मैंने आपसे विनम्रता से बात की है।
अगर कोई नियम तोड़ा है तो उसका चालान काटे, लेकिन इस तरह की बातें ना करें। हवलदार का चेहरा लाल हो गया। उसने लाइसेंस को स्कूटी के हैंडल पर फेंका और एक कदम आगे बढ़ाया। हद में रहे, तुम मुझे सिखाओगी। हद जानती हो मैं कौन हूं। उसकी आवाज अब चीख में बदल चुकी थी। तभी मिशा ने डर से शालिनी का कुर्ता पकड़ लिया। मम्मी, ये चिल्ला क्यों रहा है? शालिनी ने पीछे मुड़कर मीशा को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन हवलदार ने मौका नहीं छोड़ा। देखो, बच्चों को भी बिगाड़ रही हो, सिखाओ इनको नियम तोड़ना, फिर हम जैसे लोग ठीक करते हैं। शालिनी ने अब अपने गुस्से को काबू में रखना मुश्किल पाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बच्चों के बारे में ऐसा बोलने की? आपका नाम और बैच नंबर बताइए, मैं आपकी शिकायत करूंगी। हवलदार के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। शिकायत? जाओ, जहां करना है करो, लेकिन अभी तो तुम्हारी स्कूटी जब्त होगी। उसने कांस्टेबल को इशारा किया। इसे ले जाओ। कांस्टेबल ने स्कूटी की चाबी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शालिनी ने तेजी से उसका हाथ रोक संगीत दिया। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो क्या हुआ? हवलदार ने गुस्से में कहा। तुमने नियम तोड़ा, अब भुगतो। उसने एक गाली दी जो इतनी भद्दी थी कि शालिनी के कानों में गूंज गई। फिर उसने धमकी दी, और ज्यादा उछलोगी तो हाथ भी उठा दूंगा। शालिनी के लिए यह हद थी। उनके बच्चे अब डर से कांप रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, मम्मी चलो ना, स्कूल लेट हो रहा है। शालिनी ने हवलदार की आंखों में देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी। वह जानती थी कि वह एक अफसर है और स्थिति को संभाल सकती है, लेकिन अभी वह अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित थी। आपने जो कहा उसका हिसाब होगा, शालिनी ने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन अभी मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूं। हवलदार ने एक और गाली दी और कहा, जा, लेकिन यह स्कूटी यहीं रहेगी। शालिनी ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने बच्चों को स्कूटी से उतारा और पास खड़े एक ऑटो को बुलाया। चलो बच्चों, हम ऑटो से जाएंगे। जैसे ही वह ऑटो में बैठी, हवलदार ने चिल्लाकर कहा, देख लेना मैडम, यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। शालिनी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ऑटो स्कूल की तरफ बढ़ गया, लेकिन उनके दिमाग में उस हवलदार की गालियां और धमकियां गूंज रही थीं। वह एक कलेक्टर थी, लेकिन उस पल में वह सिर्फ एक आम औरत थी जिसके साथ सड़क पर बदतमीजी की गई थी। स्कूल पहुंचकर उन्होंने बच्चों को गेट तक छोड़ा। निशा ने उनकी उंगली पकड़कर कहा, वो अंकल इतना गुस्सा क्यों था? शालिनी ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, तुम स्कूल जाओ, मम्मी सब ठीक कर देगी। लेकिन जैसे ही बच्चे स्कूल के अंदर गए, शालिनी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपना फोन निकाला और अपने ड्राइवर को फोन किया। मेरी गाड़ी तैयार, मुझे दफ्तर जाना है। उन्होंने तय कर लिया था कि इस घटना को यूं ही नहीं छोड़ेंगी। वह एक कलेक्टर थी और उनके पास इतनी ताकत थी कि वह उस हवलदार को उसकी औकात दिखा सके। लेकिन वह यह भी जानती थी कि यह सिर्फ एक हवलदार की बात नहीं थी, यह उस सिस्टम की बात थी जो आम लोगों को परेशान करता था, और वह इस सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार थी। शालिनी की सफेद सरकार की गाड़ी तेजी से कलेक्टेड की ओर बढ़ रही थी। सुबह की वह घटना उनके दिमाग में बार बार घूम रही थी। हवलदार की गालियां, उसकी धमकियां और सबसे ज्यादा उनके बच्चों की डरी हुई आंखें। वह एक कलेक्टर थी, लेकिन उस पल में वह सिर्फ एक मां थी जिसके सामने उसके बच्चों को अपमानित किया गया था। गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठी शालिनी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उन्हें अपने गुस्से को काबू में करना था। वह जानती थी कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन इस बार मामला निजी था। मैडम 5 मिनट में ऑफिस पहुंच जाएंगे, ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा। शालिनी ने आंखें खोली और सिर हिलाया। ठीक है रमेश, जल्दी करो। उनकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी जो उनके स्टाफ के लिए नई नहीं थी। शालिनी अपने काम में अनुशासित और सख्त थी, लेकिन साथ ही निष्पक्ष भी। यही वजह थी कि उनके अधीन काम करने वाले लोग उनका सम्मान करते थे और कुछ हद तक डरते भी थे। कलेक्टेड पहुंचते ही शालिनी तेज कदमों से अपने ऑफिस की ओर बढ़ी। उनकी पीए रंजना पहले से ही बाहर खड़ी थी। शालिनी का चेहरा देखकर वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। मैडम, सब ठीक है? रंजना ने हल्के से पूछा। संगीत फिक्स करो, शालिनी ने बिना रुके कहा और अपने केबिन में चली गई। रंजना ने फौरन फोन उठाया और पुलिस सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में कॉल किया। उधर शालिनी अपने डेस्क पर बैठी और अपने फोन से
उस हवलदार की बैज डिटेल्स को नोट करने लगी। सुबह की घटना में उन्होंने हवलदार का नाम और बैज नंबर देख लिया था। हवलदार विजय सिंह माए, न्यू तहती, बैज नंबर पालंटी 191। वह यह भी नोट कर रही थी कि यह घटना कहां और किस समय हुई थी। एक कलेक्टर के तौर पर वह जानती थी कि शिकायत दर्ज करने के लिए सटीक जानकारी जरूरी होती है, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ शिकायत की औपचारिकता नहीं थी। वह उस हवलदार के चेहरे को नहीं भूल पा रही थी। उसकी आंखों में वह घमंड जो सिर्फ ताकत के नशे से आता है। वह सोच रही थी कि अगर वह एक कलेक्टर ना होती, अगर वह सिर्फ एक आम औरत होती, तो क्या होता? क्या वह हवलदार उसी तरह गालियां देता? क्या वह उसी तरह धमकियां देता? और क्या वह उसकी शिकायत करने की हिम्मत जुटा पाती? तभी रंजना ने दरवाजा खटखटाया। मैडम, एसपी साहब का अपॉइंटमेंट आज दोपहर 3 बजे के लिए मिला भी। किसी मीटिंग में शालिनी ने घड़ी देखी। अभी सुबह के 10 बज रहे थे। ठीक है, लेकिन मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना है। मेरी गाड़ी तैयार करवाओ, और हां, मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। रंजना थोड़ी हैरान हुई। शालिनी कभी इतनी जल्दबाजी में अपॉइंटमेंट्स कैंसिल नहीं करती थी। मैडम, कुछ खास बात है? अगर आप बताएं तो। मैं रंजना, अभी बस मेरे कहे अनुसार करो, शालिनी ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। रंजना ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। शालिनी ने अपने डेस्क पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पिया। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पता था कि अगर वह गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंची तो बात बिगड़ सकती थी। वह एक कलेक्टर थी और उनकी हर हरकत पर नजर रखी जाती थी, लेकिन साथ ही वह एक इंसान भी थी जिसके साथ बदतमीजी की गई थी, और वह इस अपमान को चुपचाप सहने वाली नहीं थी। आधे घंटे बाद शालिनी की गाड़ी शहर के मुख्य पुलिस स्टेशन के सामने रुकी। वह अपनी सादे सलवार कमीज में ही थी, लेकिन उनकी चाल और चेहरे का भाव किसी अफसर से कम नहीं था। शिकायतें, बदतमीजी, रिश्वतखोरी और अनावश्यक बल। लेकिन जो बात शालिनी को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली लगी वह यह थी कि इनमें से सिर्फ 12 मामलों में कार्रवाई हुई थी। बाकी शिकायतें या तो अनसुलझी थीं या सबूतों के अभाव में बंद कर दी गई थीं। शालिनी का गुस्सा फिर से भड़क उठा। ये आंकड़े सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं थे। संगीत वह सोचने लगी कि अगर उनके साथ एक कलेक्टर के साथ इस तरह की बदतमीजी हो सकती है तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा। उनके पास तो न शिकायत दर्ज करने की हिम्मत होती होगी, न ही सिस्टम से लड़ने की ताकत। तभी रंजना ने दरवाजा खटखटाया। मैडम, एसपी साहब का कॉल आया है। वह कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो अभी उनके ऑफिस आ सकती हैं। शालिनी ने घड़ी देखी। दोपहर के 1 बज रहे थे। ठीक है, मेरी गाड़ी तैयार। संगीत करो। एसपी ऑफिस पहुंचते ही शालिनी को एक अलग ही माहौल का एहसास हुआ। पुलिस स्टेशन की तुलना में यहां का वातावरण ज्यादा औपचारिक और व्यवस्थित था। एसपी राकेश चौधरी एक मध्यम आयु के अफसर थे, जिनका चेहरा हमेशा एक बनावटी मुस्कान से सजा रहता था। शालिनी को देखते ही उन्होंने कुर्सी से उठकर उनका स्वागत किया। आइए मैडम, आपने तो आज सुबह ही तूफान मचा दिया, राकेश ने हल्के मजाकिया लहजे में कहा। शालिनी ने उनकी मुस्कान का जवाब नहीं दिया। वह सीधे मुद्दे पर आई। राकेश जी, मैं यहां मजाक करने नहीं आई हूं। आज सुबह आपके एक हवलदार ने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने मुझे गालियां दी, मेरे बच्चों के सामने मुझे अपमानित किया और धमकियां दी। मैं चाहती हूं कि इस मामले की पूरी जांच हो और उस हवलदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राकेश का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मैडम, मैंने सुना है विजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। मैंने इंस्पेक्टर को जांच के आदेश दे दिए हैं। आप निश्चिंत रहें। निश्चिंत, शालिनी ने तीखे लहजे में कहा। राकेश जी, मैंने पिछले 1 साल की शिकायतों की डिटेल्स देखी हैं। 147 शिकायतें और सिर्फ 12 में कार्रवाई। आप मुझे बताइए कि मैं कैसे निश्चिंत हो जाऊं। राकेश थोड़ा असहज हो गए। मैडम, आप तो जानती हैं कि पुलिस का काम कितना मुश्किल होता है। कई बार शिकायतें बेबुनियाद होती हैं और कई बार सबूत नहीं मिलते। बेबुनियाद? शालिनी ने अपनी आवाज को और सख्त किया। मेरे साथ जो हुआ वह बेबुनियाद था। मेरे बच्चों को धमकाया गया और आप कह रही हैं कि सबूत नहीं मिलते। मैं एक कलेक्टर हूं, मेरे पास सिस्टम तक पहुंच है, लेकिन उन आम लोगों का क्या जो रोज आपके पुलिस वालों के जुल्म सहते हैं। राकेश ने अब अपनी बनावटी मुस्कान छोड़ दी। मैडम, आप सही कह रही हैं,
लेकिन सिस्टम को बदलने में वक्त लगता है। हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश काफी नहीं है, शालिनी ने कहा। मैं चाहती हूं कि इस मामले की जांच एक स्वतंत्र कमेटी करें, और सिर्फ विजय सिंह की नहीं बल्कि पूरे डिपार्टमेंट की कार्यशैली की जांच हो। मैं एक प्रस्ताव तैयार कर रही हूं जिसमें पुलिस वालों की ट्रेनिंग, उनके व्यवहार और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को बेहतर करने की बात होगी। राकेश ने एक गहरी सांस ली। मैडम, यह बहुत बड़ा कदम होगा। इससे डिपार्टमेंट में हड़कंप मच जाएगा, शालिनी ने ठंडे लहजे में कहा। जब तक लोग डर के साए में जीते रहेंगे तब तक यह सिस्टम नहीं सुधरेगा, और मैं यह प्रस्ताव कल डीएम साहब के सामने रखूंगी। राकेश ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शालिनी ने उन्हें रोक दिया। संगीत, उम्मीद करती हूं, लेकिन अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं यह लड़ाई अकेले भी लड़ लूंगी। यह कहकर शालिनी उठी और बाहर चली गई। राकेश उनकी पीठ की ओर देखता रहा। उसे एहसास हो गया था कि शालिनी सिर्फ एक कलेक्टर नहीं थी, वह एक तूफान थी जो सिस्टम को हिलाने के लिए तैयार थी। वापस कलेक्ट्रेट पहुंचकर शालिनी ने अपने स्टाफ को बुलाया। उन्होंने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई जिसमें उनके कुछ विश्वसनीय सहयोगी शामिल थे। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हूं, शालिनी ने कहा। इसका नाम होगा सुरक्षित शहर। इसके तहत हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें आम लोग बिना डर के अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें। हम पुलिस वालों की ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे और हर शिकायत की पारदर्शी जांच होगी। उनके सहयोगियों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह एकत्वाकांक्षी योजना थी और इसमें कई जोखिम थे, लेकिन शालिनी के चेहरे पर जो दृढ़ता थी, उसे देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह सवाल उठाए। उसी रात जब शालिनी घर पहुंची, उनके बच्चे उनके पास दौड़े। मम्मी, आप ठीक है ना? निशा ने उनकी उंगली पकड़कर पूछा। शालिनी ने उसे गोद में उठाया और मुस्कुराई। हाँ बेटा, मम्मी बिल्कुल ठीक है, और अब मम्मी ऐसा कुछ करेगी कि कोई भी बच्चा उस अंकल जैसे लोगों से ना डरे। लेकिन जैसे ही बच्चे सो गए, शालिनी अपने स्टडी रूम में बैठ गई। उन्होंने अपने लैपटॉप पर वह प्रस्ताव तैयार करना शुरू किया जो अगले दिन डीएम के सामने पेश करना था। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। पुलिस डिपार्टमेंट, राजनेता और शायद कुछ उनके अपने सहयोगी भी उनके खिलाफ हो सकते थे, लेकिन शालिनी ने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेंगी। यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं थी, यह हर उस इंसान की लड़ाई थी जो सिस्टम के जुल्म का शिकार होता था। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन शालिनी का दिन शुरू हो चुका था। वह अपने स्टडी रूम में बैठी थी। सामने लैपटॉप पर सुरक्षित शहर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव खुला था। रात भर वह इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटी रही थी। उनके सामने कॉफी का मग ठंडा हो चुका था और आंखों में हल्की सी थकान थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। आज डीएम के साथ मीटिंग थी, और यह मीटिंग सिर्फ एक अपेय औपचारिकता नहीं थी। यह शालिनी के लिए एक जंग का मैदान थी। वह जानती थी कि उनका प्रस्ताव पुलिस डिपार्टमेंट और सिस्टम के उन तमाम लोगों को चुनौती देगा जो बदलाव के खिलाफ थे, लेकिन शालिनी ने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने लैपटॉप बंद किया और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने लगी। आरव और माशा आज सुबह खासे उत्साहित थे। मम्मी, आज हम स्कूल में पिकनिक की प्लानिंग करेंगे, माशा ने अपनी छोटी सी डायरी दिखाते हुए कहा। शालिनी ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं सुबह की वह घटना अब भी थी। मिकी मासूम आवाज सुनकर उन्हें फिर से याद आया कि कैसे हवलदार विजय सिंह ने उनके बच्चों को डराया था। यह सिर्फ उनका अपमान नहीं था, यह हर उस मां का अपमान था जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती थी। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद शालिनी सीधे कलेक्ट्रेट पहुंची। उनके स्टाफ को पहले ही आज की मीटिंग की अहमियत के बारे में बता दिया गया था। रंजना ने शालिनी के लिए प्रस्ताव की प्रिंटेड कॉपियां और कुछ जरूरी डाटा तैयार कर रखा था। मैडम, मैंने डीएम ऑफिस को कंफर्म कर दिया है। मीटिंग 11 बजे शुरू होगी, और हां, एसपी साहब भी वहां होंगे। शालिनी ने सिर हिलाया। ठीक है रंजना, मेरे लिए कॉल सेट करो, मुझे जज साहब से बात करनी है। रंजना थोड़ा हैरान हुई। जज साहब? मैडम, क्या बात है? बस करो, जैसा मैंने कहा।
शालिनी ने हल्के लेकिन सख्त लहजे में कहा। वह जानती थी कि उनका प्रस्ताव सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर नहीं रुकेगा। अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने सहयोग नहीं किया तो उन्हें कोर्ट का रास्ता भी लेना पड़ सकता था, और इसके लिए वह पहले से तैयारी करना चाहती थी। 11 बजे डीएम ऑफिस में मीटिंग शुरू हुई। डीएम अजय मेहरा एक अनुभवी और सुलझे हुए अफसर थे। उनके साथ एसपी राकेश चौधरी, कुछ अन्य सीनियर अफसर और शालिनी बैठे थे। मीटिंग रूम में एक अजीब सी तनाव भरी शांति थी। हर कोई जानता था कि शालिनी का प्रस्ताव सामान्य नहीं है। डीएम ने मीटिंग शुरू की। शालिनी, मैंने आपके प्रस्ताव का ड्राफ्ट देखा है। यह बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन पहले आप हमें डिटेल में बताएं कि आप क्या चाहती हैं। शालिनी ने एक गहरी सांस ली और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। सर, यह प्रस्ताव सिर्फ एक घटना से प्रेरित नहीं है। यह उस सच्चाई से प्रेरित है जो हमारा शहर और देश रोज झेल रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट, जो हमारी सुरक्षा के लिए है, कई बार आम लोगों के लिए डर का कारण बन जाता है। पिछले 1 साल में 127 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से सिर्फ 12 में कार्रवाई हुई। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो सिस्टम से हार चुके हैं। उन्होंने सुबह की घटना का जिक्र किया, बिना ज्यादा भावुक हुए। मेरे साथ जो हुआ वह एक कलेक्टर के साथ हुआ, लेकिन मेरे पास शिकायत दर्ज करने की ताकत थी। उन लाखों लोगों का क्या, जिनके पास यह ताकत नहीं है? मैं चाहती हूं कि हम सुरक्षित शहर प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें हर शिकायत की पारदर्शी जांच हो, पुलिस वालों की नियमित ट्रेनिंग हो और उनके व्यवहार को सुधारने के लिए सख्त नियम बनाए जाए। राकेश चौधरी ने बीच में टोका। मैडम, आपकी बात सही है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रहा है। ट्रेनिंग और जांच के लिए फंडिंग कहां से आएगी? जवाब दिया, फंडिंग की व्यवस्था मैं करूंगी। मैंने पहले ही स्टेट गवर्नमेंट और कुछ एनजीओ से बात शुरू कर दी है, लेकिन सवाल फंडिंग का नहीं है राकेश जी। सवाल इच्छा शक्ति का है। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आप वाकई चाहते हैं कि आप वाकई चाहते हैं? क्या आप? राकेश चुप हो गए। डीएम ने शालिनी की ओर देखा और कहा, शालिनी, आपका प्रस्ताव प्रभावशाली है, लेकिन यह लागू करने में कई बाधाएं आएंगी। पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा राजनेता और मीडिया भी इस पर प्रतिक्रिया देंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? शालिनी ने बिना हिचक कहा, सर, मैं पूरी तरह तैयार हूं। अगर हम डर के कारण बदलाव नहीं लाएंगे तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे। डीएम ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं आपके प्रस्ताव को स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखूंगा, लेकिन तब तक आप एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं। एक थाने से शुरुआत करें। अगर यह सफल रहा, हम इसे पूरे शहर में लागू करेंगे। शालिनी ने सिर हिलाया। धन्यवाद सर, मैं आज से ही काम शुरू कर दूंगी। मीटिंग खत्म होने के बाद राकेश ने शालिनी को रोककर कहा, मैडम, आपने बहुत बड़ा जोखिम लिया है, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। शालिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राकेश जी, यह जोखिम नहीं, जिम्मेदारी है। अगले कुछ हफ्तों में शालिनी ने अपनी पूरी ताकत सुरक्षित शहर प्रोजेक्ट में झोंक दी। उन्होंने शहर के एक छोटे थाने को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना। वहां के पुलिस वालों के लिए एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें व्यवहार, संवेदनशीलता और कानूनी जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया। शालिनी ने एक स्वतंत्र शिकायत निवारण सेल भी बनाया, जहां लोग बिना डर के अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते थे। विजय सिंह के मामले की जांच पूरी हुई। स्वतंत्र कमेटी ने उसे दोषी पाया और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही उस पर आपराधिक मामला भी दर्ज हुआ। यह खबर शहर में तेजी से फैली और लोगों ने इसे एक उम्मीद की किरण के रूप में देखा। लेकिन शालिनी के लिए असली जीत तब आई जब पायलट प्रोजेक्ट के पहले महीने में उस थाने में दर्ज शिकायतों की संख्या में 40% की कमी आई। लोग अब पुलिस से डरने के बजाय उन पर भरोसा करने लगे थे। एक सिपाही ने शालिनी से कहा, मैडम, हमें पहले नहीं पता था कि हमारा व्यवहार लोगों को कितना डराता है। अब हम कोशिश करते हैं कि लोग हमसे सहज रहें। शालिनी का प्रोजेक्ट धीरे धीरे पूरे शहर में लागू होने लगा। स्टेट गवर्नमेंट ने इसे एक मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में अपनाया और अन्य शहरों में भी इसे लागू करने की बात शुरू हुई। शालिनी को इसके लिए कई पुरस्कार मिले, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उनके बच्चों की मुस्कान थी। एक दिन मिशा ने उनसे कहा,
मम्मी, अब कोई अंकल मुझे डराएगा नहीं ना? शालिनी ने उसे गले लगाया और कहा, नहीं बेटा, अब कोई नहीं डराएगा। 1 साल बाद शालिनी अपने ऑफिस में बैठी थी। उनके सामने एक नई फाइल थी, एक और शहर से सुरक्षित शहर प्रोजेक्ट को लागू करने का प्रस्ताव। उन्होंने फाइल खोली और मुस्कुराई। सुबह की घटना जो एक अपमान से शुरू हुई थी, अब एक क्रांति बन चुकी थी। शालिनी ने अपनी कलम उठाई और फाइल पर हस्ताक्षर किए। उनके दिल में एक अजीब सी शांति थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। सिस्टम को पूरी तरह बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन वह इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेंगी। उसी शाम जब वह बच्चों को स्कूल से लेने स्कूटी पर गई, सड़क पर एक पुलिस वाला उन्हें देखकर मुस्कुराया और सलाम किया। शालिनी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। यह छोटा सा पल उनके लिए बहुत बड़ा था। यह उस बदलाव की निशानी था जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। शालिनी ने स्कूटी स्टार्ट की और बच्चों के साथ घर की ओर बढ़ गई। हवा में हल्की सी ठंडक थी और उनके दिल में एक नई उम्मीद। शहर अब पहले से ज्यादा सुरक्षित था और वह इस बदलाव का हिस्सा थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए